डियर स्टूडेंट, हम लोग आज के क्लास में आधुनिक भारत एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और वो विषय है किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट। जिस तरीके से पूर्व में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह या उसके पूर्व के विद्रोह या क्रांतिकारी विद्रोहों को खंडवार अध्ययन किया है, ठीक उसी प्रकार से किसान आंदोलन भी चूंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें बहुत सारे किसान आंदोलनों का अध्ययन होगा, इसलिए भी खंडवार होगा। आज का जो प्रारंभिक क्लास है उसमें हम लोग उसके इंट्रोडक्शंस में जिन चीज़ों को देखेंगे वो ये कि आखिर किसान आंदोलन क्यों हुआ ब्रिटिश काल में, पूर्व के कालों में यानी मध्यकाल में या प्राचीन काल में किसान आंदोलन क्यों नहीं हुए या हुए तो बहुत कम क्यों हुए। और दूसरी बात यह देखेंगे कि क्या ब्रिटिश शासन काल में किसान आंदोलन का स्वरूप एक तरह का रहा, और फिर समय बचेगा तो हम लोग कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों को देखेंगे जो प्रारंभिक किसान आंदोलन थे। तो जहाँ तक भारतीय किसान का प्रश्न है, या कहें कि भारत में किसान का प्रश्न है, इस परिवेश में प्राचीन काल से एक कृषि पर ध्यान देता रहा है। और इस प्राचीन काल में कृषक समृद्ध थे, प्रोस्पेरस थे। जहां तक मध्यकाल का प्रश्न है, तो इस काल में भी जो किसानों की स्थिति थी वो संतोषजनक थी। परंतु आधुनिक काल में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। स्थिति दयनीय हो गई और इस दयनीय के लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। उसमें सबसे पहला जो कॉज होगा वो ब्रिटिश भू राजस्व नीति। जो दूसरा कॉज है वह है कृषि का व्यापारीकरण या व्यवसायीकरण। उसके बाद आधारिक संरचना का अभाव। तो अगर किसान आंदोलन के इंट्रोडक्शंस की बात करें हम लोग, तो उसमें जो बातें जाएंगी वो ये
कि साहब भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है, और कृषि प्रधान देश होने के पीछे जो काउज है वो ये कि इसकी भौगोलिक परिस्थितियां कृषि प्रधानता के लिए उत्तरदायी हैं। भौगोलिक परिस्थितियां कैसे उत्तरदायी हैं? तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो जलोढ़ मैदान से भरा पड़ा है। अलुवियल सॉइल यहाँ पाया जाता है उत्तरी मैदान में, और आप जानते हैं कि जलोढ़ मैदान या अलुवियल सॉइल जो है वो एक उपजाऊ मृदा होती है। साथ ही साथ नदियों का जाल बिछा हुआ है, तो उर्वर मृदा और सिंचाई, और इसके बाद जनसंख्या भी अच्छी खासी रही, तो जो श्रम शक्ति चाहिए कृषि के लिए वो भी उपलब्ध था। दक्षिण भारत की जहाँ तक बात है तो यहाँ भी बरसाती नदियाँ थी, तो उसमें भी उत्तर भारत की तरह तो नहीं, लेकिन वहाँ भी नदियों में बरसाती पानी रहने के कारण कुछ न कुछ कृषि कर्म हुआ करते थे। या तटवर्ती क्षेत्र जो उसका था, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इसमें वर्षा अच्छी होती थी, तो वहाँ वर्षा के कारण खेती होती थी। तो एक अच्छे खासे क्षेत्र में भारत में प्राचीन काल से ही खेती होता था, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश था। और उस समय के कृषक काफी समृद्ध थे, प्रोस्पेरस थे, यानी कृषि से इतनी आय होती थी कि उसकी समृद्धि, उसकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहती थी। और इसको हम कैसे कह सकते हैं? तो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ, सेकंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है हड़प्पा सभ्यता था, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ, द्वितीय नगरीकरण हुआ। तो ये द्वितीय नगरीकरण जो हुआ वो कृषि के अधिशेष प्राप्ति के कारण हुआ था। कृषि में इतना ज्यादा सरप्लस मिलने लगा कि उसको बेचने के बाद जो धन हुआ वो धन उद्योग में लगे, व्यापार में लगे, और जिसके कारण से नए नए शहरों का उदय हुआ। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में प्रॉस्पेरिटी कृषि के कारण आई थी। जहां तक बंद काल की बात है तो इस काल में भी स्थिति संतोषजनक थी, बहुत खराब नहीं थी। प्राचीन और मध्यकाल दोनों कालों में सूखा का या अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई, तो ऐसे समयों में जो है जो शासक थे वो राहत कार्य किया करते थे। जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का गुजरात में निर्माण कराया गया ताकि वहाँ सूखा नहीं पड़े। इसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जो हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र था उसमें नहरों का जाल बिछाया। इसी तरीके से शाहजहां के शासनकाल में आया तो पाते हैं कि जब अकाल की स्थिति आई तो उसने भू राजस्व में कमी कर दी और लंगर खाने की व्यवस्था करवाई। तो इस तरीके से शासकों के द्वारा जो है वो कृषकों पर ध्यान दिया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि पूरे दोनों कालों में प्रॉस्पेरिटी थी, संतोषजनक स्थिति उनकी थी। लेकिन जब ब्रिटिश काल आता है यानी आधुनिक काल, तो उस काल में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब प्रश्न उठता है कि भूमि वही, किसान वही, देश वही, और पूर्व के कालों में प्रोस्पेरस थे, और जब आधुनिक काल में ब्रिटिश काल आया तो उनकी प्रोस्पेरिटी खत्म हो गई। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो अंग्रेज थे उनके द्वारा जो नीतियां अपनाई गई, उन नीतियों के कारण जो है वो भारत के किसान की स्थिति दयनीय हो गई। तो हम लोग को देखना होगा कि वो नीतियां क्या थी। तो उसमें सबसे पहली नीति जो थी वो ब्रिटिश भू राजस्व नीति। आपको पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज बंगाल में पहली बार अपनी सत्ता स्थापित किए तो बंगाल संपूर्ण भारतीय भूभाग का उस समय 1/3 था, 1/3, और 1/4 जनसंख्या उसमें रहती थी। यानी भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत था वो, और ऐसा क्षेत्र जहां फसल 3 फसली होती थी वर्ष में। तो अंग्रेजों को वहां रेवेन्यू मिलने की उम्मीद ज्यादा थी, इसलिए जब वहां सत्ता स्थापित हुआ तो वहां भू राजस्व की एक नई व्यवस्था शुरू की जिसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट।
30 वर्षों के अंदर परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ, तो उसके वजह से बंगाल एक कंगाल प्रांत बन गया। कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली और कितनी बार अकाले पड़ी, और किसानों से भूमि जो है छीन करके जमींदारों को दे दिया गया। तो इस भू राजस्व व्यवस्था ने पूरे बंगाल को एक संपन्न प्रांत से एक विपन्न प्रांत में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। दूसरे क्षेत्रों में जैसे यूपी में महलवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई, और दक्कन में या दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई। तो ये व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त से भिन्न था, लेकिन शोषण के स्तर तीनों में उच्च था। यानी भू राजस्व की दर जो थी वो तीनों जगहों पे उच्च था। किसान जो भी उत्पादन करते थे उसका 80% तक का भाग भू राजस्व के अदा करने में व्यतीत हो जाता था। जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति हम लोग पढ़े हैं उसमें पूरी बात बताई गई है, तो यहाँ उसका पूरा विवरण नहीं दिया जाएगा। यहाँ संक्षेप में ये आप जानिए कि जो ब्रिटिशों के द्वारा जो भू राजस्व नीति अपनाई, उसके कारण किसानों को ऊंचे दर पर भू राजस्व देना पड़ा, और जिससे किसानों के अंदर अनिच्छा पैदा हो गई कृषि से, कि हम जो भी उत्पादन करें वो सब दे दे किसको, ब्रिटिश को। तो फिर मेरे पास बचता क्या था, तो कुछ नहीं, तो फिर हम करेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो अनिच्छुकपन हुआ उसके वजह से ब्रिटिश काल में बहुत सारे अकाल पड़े। तो ये अकाल प्रकृति जनित नहीं था, मानव जनित था। लोगों ने, किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि अकाल पड़ गया। तो इस प्रकार जो लैंड टेनर सिस्टम्स था, ब्रिटिश भू राजस्व नीति थी, वो उत्तरदायी था किसके लिए, किसान आंदोलन। अब कृषि का व्यवसायीकरण। तो कृषि का व्यवसायीकरण का क्या अर्थ है, ये भी आपको पूर्व में पढ़ा चुके हैं। संक्षेप में यहाँ बताना ये है कि बाजार के लिए यदि हम कृषि उत्पादन करते हैं बेचने के लिए, उपभोग के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, तो चाहे कोई भी फसल हो उसको हम कहेंगे कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स। तो उस समय जो बाजार में बेचने के लिए किया जाता था उसमें मुख्य रूप से नील था, कपास था, अफीम था, चीनी था। तो ये लोगों को, इन उत्पादों को अंग्रेज प्रोत्साहित करते थे, लेकिन इसका लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिलता था। इसका लाभ सभी के सभी कौन हड़प जाते थे, तो अंग्रेज। और इसका प्रभाव भारतीय किसान पर यह पड़ता था कि उनकी भूमि अनुर्वर हो जाती थी। तो लाभ से भी वंचित हो गए और भूमि से भी वंचित हो गए, जो कृषि का व्यवसायीकरण की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। इसके कारण भी असंतोष पनपा। फिर थर्ड काउज था कि पूर्व के जैसे कि शासक का हमने अभी बताया आपको कि सिंचाई की व्यवस्था की, अकाल पड़ा तो राहत के कार्य किए, या कृषि के संबंध में ऋण दिए, जैसे सोमधर ऋण दिल्ली सल्तनत दिया जाता था, तकाबी ऋण मुगलों के काल में दिया जाता था। इसी तरीके से प्राचीन काल में भी कृषि ऋण देने की परिपाटी थी, लेकिन ब्रिटिश काल में इस तरह की कोई सहायता नहीं दी सरकार के द्वारा। तो उसका प्रभाव क्या पड़ा कि किसानों की स्थिति जो है दिन ब दिन काफी दयनीय हो गई। क्लियर। तो अब देखते हैं कि उपर्युक्त कारणों के कारण, यानी उपर्युक्त परिस्थिति में किसान आंदोलित हुए। और ये जो किसान आंदोलित हुए, इसका स्वरूप जो है निम्न प्रकार का था।
जो प्रथम चरण हम लोग इसको माने, वो 1757 से लेकर करके 1857 इसमें ब्रिटिश शासन ने दमनात्मक नीति अपनाई। उसके बाद स्वरूप को देखने के लिए जो आगे देखेंगे तो जो इसका द्वितीय चरण था, वो 1857 से लेकर के 1914 ईस्वी तक, इस पीरियड में किसान ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे। ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे। अतः ब्रिटिश शासन ने उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया। अब एक तृतीय चरण भी इसमें दिखाई पड़ता है इसके स्वरूप में, जो 1914 से 1947 ईस्वी तक का है। और इस पीरियड में किसानों द्वारा द्वंद्वात्मक नीति अपनाई गई। अतः प्रतिक्रिया में ब्रिटिशों ने भी द्वंद्वात्मक नीति अपनाई। तो अब देखिए इंट्रोडक्शंस का जो दूसरा खंड है उस पर हम आते हैं। और दूसरे खंड में हमें जो बातें बतानी है वो ये कि 1757 जब भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई और 1947 जब भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत हुआ, तो इन वर्षों के अंतर्गत लगभग 200 वर्ष के हो गए। तो इन 1700 ठीक है 200 वर्ष हो गए। तो 200 वर्षों में लगभग किसानों ने जो आंदोलन किया उसका स्वरूप क्या था, उसका नेचर क्या था। क्या 1757 से 1947 तक किसानों के आंदोलन का स्वरूप एक ही रहा? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि आंदोलन करने और अंग्रेजों के उस आंदोलन के प्रति प्रतिक्रिया देने के आधार पर किसान आंदोलन का स्वरूप कुल 3 तरह का निर्धारित होता है। ठीक है, एक स्वरूप का जो पीरियड है, एक शक्ल जो दिखाई पड़ता है किसान आंदोलन का, वो 1757 से 1857 तक यानी प्रारंभिक 100 वर्षों के अंदर, उसमें किसान पूरी तरीके से ब्रिटिश नीतियों के विरोधी थे।
वो जो बुराजस नीति थी या अन्य नीतियां थी किसानों के प्रति, उसके प्रति जो किसान थे वो विरोधी थे और जमकर विरोध किया। तो इस पीरियड में जितने भी किसान आंदोलन वो अंग्रेजों के द्वारा पुलिस बल या सैनिक बल के द्वारा दबा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय का स्वरूप विरोधात्मक था इन 100 वर्षों के अंदर। लेकिन जब 100 वर्ष गुजर गए, 1857 का विद्रोह हो गया, तो किसान भी समझ गए कि ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना जो है उचित नहीं। तो इसलिए अगले चरण में शोषण तो उनका था, तो इसलिए 1857 से लेकर 1947 के 1914 ठीक है, 1914 के बीच में किसानों ने ब्रिटिश शासन का विरोध करना छोड़ दिया। सिर्फ ब्रिटिश शासन के सामने अपनी मांगे रखते थे। आंदोलन के शुरू करने के क्रम में वो घोषणा करते थे कि हम महामहिम साम्राज्य की जनता बनकर रहना चाहते हैं, हम उसके शासन के विरोधी नहीं हैं। खासतौर से दक्कन का जो आंदोलन हुआ था उसमें ऐसी बातें कही गई थी। तो ब्रिटिश शासन भी सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों पर विचार करती थी और उनकी मांगों को मान लिया जाता था। तो 1857 से 1914 तक आप देखेंगे जितना भी इसमें नील आंदोलन भी आता है। नील आंदोलन में क्या था, ब्रिटिशों ने उनकी मांगों को मान लिया, वो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ नहीं थे। दक्कन दंगा के भी दक्कन विद्रोह भी हुआ, किसानों के लिए हुआ, तो उसमें ब्रिटिश शासन ने मान ली उसकी बातों को। दक्कन राहत अधिनियम पारित करके उनको राहत दी। तो 14 का जब समय आता है तो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन फिर जो है वो एक कड़े प्रतिरोध के रूप में उभरता है। लेकिन किसान आंदोलन अपने पूर्व के उदाहरण से जो है वो परिचित थे। तो ऐसे में किसानों का जो रुख हो गया इस पीरियड में, किस पीरियड में, 1914 के बाद, वो द्वंद्वात्मक हो गया। द्वंद्वात्मक कैसे कि जब राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो काफी मजबूत होता था तो वो भी अंग्रेजों का खुलकर विरोध करते थे, और जब राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होता था तो वो फिर पुरानी बीच वाली नीति पर चले आते थे, यानी ब्रिटिश शासन का तारीफ करना। तो ये तो द्वंद्वात्मक डुअलिस्टिक पॉलिसी है। तो अंग्रेजों ने भी उसमें द्वंद्वात्मक नीति अपनाई, यानी जब अंग्रेजों की तारीफ की तो उनकी मांगे मान ली, और जब उनका विरोध किया तो उनको कुचल दिया। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि प्रथम चरण विरोध का रहा, दूसरा चरण सहयोग का रहा, और तीसरा चरण जो है द्वंद्वात्मक रहा। क्लियर? अब देखिए कुछ प्रमुख विद्रोहों को लेकर चलना शुरू करते हैं हम। तो उसमें पहला जो विद्रोह आज लेंगे वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी देखिए, ये जो विद्रोह था इसको यद्यपि की इसे एक धार्मिक विद्रोह माना जाता है। ठीक है, परंतु वास्तविकता यह था कि यह किसान आंदोलन था। और इसे एक प्रकार से कैसे, क्योंकि इसमें जो सम्मिलित वर्ग था उसमें जो लोग शामिल थे वो किसान शामिल थे और बेदखल जमींदार शामिल थे
यह जो आंदोलन था (1763) से 1800 ईस्वी के मध्य बंगाल में चला। और इसका वर्णन जो किया है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद मठ। इस पर फिल्म भी बनी। देखिए, अगर कहा जाए कि सन्यासी विद्रोह, तो ये किसानों का प्रथम विद्रोह था। और किसानों का प्रथम विद्रोह इसलिए कि सबसे पहला विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में होता है वो सन्यासी ही विद्रोह था। तो इसलिए राजनीतिक विद्रोह के क्रम में हम लोग पढ़ते हैं तो भी सन्यासी विद्रोह को पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश शासन के विरोध आंदोलन को जब पढ़ते हैं तो भी सन्यासी विद्रोह को पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पहला विद्रोह था और इसमें भाग लेने वाले लोग एक नहीं थे। अगर पूरी घटनाओं पर आप दृष्टि डालें इस विद्रोह को, तो पाएंगे कि वास्तव में उस समय मराठों के सेना से निकाले गए बहुत सारे सैनिक थे, राजपूत रियासतों से निकाले गए बहुत सारे सैनिक थे, और बंगाल के नवाब के, चूंकि बंगाल का नवाब पहले वाला नवाब नहीं रह गया तो उसके पास भी सेना की कटौती करनी पड़ी। बाद में बंगाल का नवाब भी खत्म हो गया तो उसकी पूरी सेना ही खत्म हो। तो सेना में उस समय जो लोग थे वो अधिकांशतः उच्च वर्ण के लोग थे। तो जो गिरी समुदाय के लोग थे तो वो सेना में थे, और गिरी जो ब्राह्मण समुदाय का वर्ग है वो एक प्रकार का धार्मिक वर्ग था। सेना में नौकरी करता था, लेकिन जब नौकरी उनकी चली गई तो इन लोगों को बहुत खराब लगा और इन लोगों ने सन्यासी का भेष धारण कर लिया। यानी सक्रिय जीवन से इन लोगों ने सन्यास ले लिया कि अब हम जंगलों में जाकर के रहेंगे, अब वर्तमान व्यवस्था से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि इनका जो मिजाज था उसमें अगर समाज में रहते ये तो वो उसी समय विद्रोही हो जाते वो। लेकिन ये विद्रोह करना नहीं चाहते थे कि हम शांतिपूर्वक जो जीवन बचा है उसको गुजार करके खत्म कर ले। अब इन अंग्रेजों से लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो शासक जो था वो जब पराजित हो गया तो फिर हम किस खेत के मूली। तो इसीलिए परिस्थिति बस ये लोग सन्यासी हो गए थे। अब सन्यासी का जहाँ तक अर्थ है तो सन्यासियों का सबसे बड़ा धार्मिक कृत्य क्या होता था पता है आपको? तीर्थ यात्रा। ये तीर्थ स्थानों का एक जगह से दूसरी जगह सालों भर यात्रा करते रहते थे, एक जगह पर बैठे नहीं रहते थे। समाज से दूर जंगलों में रह करके ये तीर्थ यात्रा करते थे। अंग्रेजों ने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेज इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि भारत में जो यातायात का साधन है उस साधन में समाचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचना मुश्किल है। सिर्फ सन्यासी ही ऐसे समुदाय है कि जो यात्रा करता है सालों भर और समाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देगा। तो इस वजह से उनको अपने सत्ता के समाप्त होने का डर था अंग्रेजों को। इसीलिए उन लोगों ने सन्यासियों के गमनागमन पर या तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। बात समझ में आई? तो जब सन्यासी जो गिरी सशस्त्र थे, गिरी समुदाय के थे, लड़ाका जाति के थे, जब उनके जीने का आधार ही समाप्त किया जाने लगा तो विद्रोही हो गए। अब ऐसे में देखिए उनकी संख्या तो कम थी, लेकिन उसकी तुलना में उससे बड़ा विद्रोही वर्ग
ब्रिटिश भू राजस्व नीति के कारण बंगाल में पहले से मौजूद था। और उसमें कौन थे? संपूर्ण किसान और अपदस्थ जमींदार। तो सन्यासी संख्या में कम थे, लेकिन किसान अपदस्थ जमींदार संख्या में अधिक थे। तो सन्यासियों ने इन लोगों का नेतृत्व कर दिया, विद्रोह की शुरुआत की, जिसका साथ किसानों अपदस्थ जमींदारों ने भी दिया। तो चूंकि नेतृत्व सन्यासियों ने किया, इसलिए इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। लेकिन विद्रोह करने वाले अधिकांश सन्यासी नहीं थे, विद्रोह करने वाले अधिकांश किसान थे, अपदस्थ जमींदार थे। इसीलिए इसको किसान आंदोलन कहना वास्तविक रूप से सही होगा। और ये इतना भयंकर था कि 1763 से 1800 ईस्वी तक ये संपूर्ण बंगाल में प्रभावशाली रहा। और इतना प्रभावशाली रहा कि इसका उस समय के तत्कालीन जो लेखक थे बंकिम चटर्जी, उन्होंने आनंद मठ में इसका बड़ा सजीव और सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। लेकिन अंग्रेज इसे दबाने में सफल हुए। अब दूसरा जो आंदोलन था, चुआरों का विद्रोह। चुआरों का विद्रोह। पहले भाग 1। अब देखिए चुआर क्या थे साहब। तो चुआर एक्चुअली में चुआर जो थे वो बंगाल के मिदनापुर, बंगाल में मिदनापुर एक डिस्ट्रिक्ट है अभी, की आदिम जाति थी, यानी एक ट्राइब्स, जो शुरू से उस इलाके में रहती थी। ये लोग दो कारणों, एक ब्रिटिश भू राजस्व नीति, भू राजस्व नीति और दूसरा ब्रिटिश कालीन अकाल। इससे काफी त्रस्त थे। और प्रतिक्रिया स्वरूप 1766 से 72 के मध्य इन लोगों ने विद्रोह किया। मिदनापुर के अधीन ही किया। काफी सशक्त विद्रोह था, क्योंकि ये ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाह रहे थे चुआर जनजाति, और इन्हें अन्य लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया। जो मिदनापुर के दूसरे लोग थे उन लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया। परिणाम स्वरूप उग्र आंदोलन होने के बावजूद भी, उग्र विद्रोह होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने अपने पुलिस बल के द्वारा इसे दबा दिया। क्लियर। अब देखिए जो अगला विद्रोह है वो है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कोलों की जो आबादी थी भारत में वो बहुत जगहों पे थी, लेकिन ये दो क्षेत्रों में
इनके विद्रोह जो है देखने को मिले ब्रिटिश काल में। एक छोटा नागपुर में और दूसरा गुजरात में। छोटा नागपुर में ये विद्रोही इसलिए हुए कि इनकी भूमि सिखों और मुसलमानों को दी जाने लगी। इसलिए 20 से 36 के बीच में, 1820 से 36 के बीच में इन लोगों ने विद्रोह किया। जो विद्रोह का क्षेत्र था, प्रभावित क्षेत्र, उसमें सिंहभूम, पलामू, इसके अलावा हजारीबाग और मानभूम, इन सभी क्षेत्रों में कोलों का विद्रोह चला। दूसरी ओर गुजरात के कोलों में भी 1829 से 48 के बीच में, 1829 से 48 के बीच में विद्रोह किया। तो मुख्य रूप से जो छोटा नागपुर के कोलों ने विद्रोह किया वही काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन परीक्षा वस्तुनिष्ठ में कभी कभी घुसा देता है गुजरात का भी नाम और डेट के साथ। तो इसलिए हमने दोनों का दिखा दिया आपको कि जो छोटा नागपुर का विद्रोह 1820 से 36 के बीच में हुआ था और जो गुजरात के कोलों का विद्रोह था 1829 से 48 के बीच में हुआ था। मुख्य विद्रोह छोटा नागपुर के अधीन ही हुआ। तो छोटा नागपुर में जो विद्रोह हुआ उसकी प्रकृति क्या थी? तो देखिए, जो जनजातियां थी छोटा नागपुर की, वो अपने भूमि को अपना मानती थी। उनके लिए भूमि जो था ईश्वर था। ये जंगल के जितनी चीजें थी उसी को वो ईश्वर मानता था और बाहरी प्रवेश उसके लिए निषिद्ध था। कोई भी बाहरी व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। ये उनकी मानसिकता थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो जब अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई कि वहां की भूमि को खुद नहीं लिया बल्कि लड़वाने के लिए सिखों को और मुसलमानों को देना शुरू किया ताकि ये दोनों आपस में लड़ पड़े और उसमें हम बीच में पहुंच करके जो है वो अपना रोटी सेके। लेकिन छोटा नागपुर के कोलों ने इस बात को समझ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह जो था 20 से 36 के बीच में रहा, काफी बड़े क्षेत्र में। सिंहभूम का मतलब आज का जमशेदपुर का जो इलाका है, पलामू, हजारीबाग, मानभूम, ये सभी क्षेत्र में फैल गया। लेकिन इसका भी वही हासिल हुआ कि अंग्रेजों ने पुलिस बल के द्वारा इसे पूर्ण रूप से दबा दिया और ये विद्रोह समाप्त हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। कल के क्लास में अपने सफर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।